नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टारगेट परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, बीच में एक दो दिन जो है लेक्चर ब्रेक हुआ कुछ जरूरी काम की वजह से, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आज से हम फिर जो है आपका लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, स्लाइड के रूप में पढ़ाने से मतलब ये है कि आपका समय कम खराब होगा और कम समय में ज्यादा जो है आपको चीजें पता चल जाएंगी और आप नोट भी कर लेंगे उस चीज को, ठीक है। तो इस चीज को हमने इसीलिए जो है स्लाइड के रूप में पढ़ाने को जो सोचा है कि ज्यादा जो 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो 15-20 मिनट में अगर हो जाता है तो अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस क्या होता है। ऑफिस कुछ नहीं होता है, एक होल होता है जो किसी टैंक में बनाया जाता है, जिससे क्या होता है टैंक से जो है डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। हमने बताया चैनल से डिस्चार्ज ज्ञात करने के लिए हम ऑफिस मीटर का यूज करते हैं, मेंचुरी मीटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी टैंक में पानी भरा हुआ है उससे डिस्चार्ज मेजर करना है तो वहां पे ऑफिस का जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं ऑफिस के बारे में। तो मेजर डिस्चार्ज फ्रॉम टैंक, मतलब टैंक से जो डिस्चार्ज होता है उसको मेजर करने के लिए बात करता है ये, ठीक है। सर्कुलर शार्प एज में होता है। अच्छा बताइए सर्कुलर क्यों होता है ये? अगर ये आपका कुछ इस शेप में बन जाए, अगर ऐसे रेक्टेंगुलर या ऐसे शेप में बने जिसमें कॉर्नर्स पाए जाते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कॉर्नर्स के फ्रिक्शन के कारण लॉस बहुत होता है। लेकिन जब सर्कुलर होगा तो यहाँ पे कहीं कॉर्नर ही नहीं पाए जाएंगे तो आपका लॉसेस मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग जनरली सर्कुलर शार्प एज ऑफिस का यूज करते हैं, ठीक है। बेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, ये देखिए, जब हमारा जो है ऑफिस से पानी निकलता है, ये आपका ऑफिस है, जब यहां से पानी निकलता है तो पहले कुछ दूर जाके इसका एरिया मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है, फिर दूर होता है। तो ये जो एरिया मिनिमाइज जहां पे होता है इसी को जो है क्या कहते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा पर एरिया जो होता है वो मिनिमम होता है आपका, और ये कितनी दूरी पर होता है, जनरली d/2। मतलब जब आपका ऑफिस का डाया अगर d है तो वहां से d/2 दूरी पर आपका वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है, और वहां पर जो एरिया होता है जेट का, जो लिक्विड जेट निकल रहा है ना, उसका एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। ये चीज बताया कि कॉन्ट्रैक्टा पर जेट पर एरिया मिनिमम होता है और ये d/2 दूरी पर होता है, ठीक है। अगला लाइन है स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं। जब बेना कॉन्ट्रैक्टा आपकी बात करेंगे तो वहां पर स्ट्रीम लाइन आपकी स्ट्रेट होती हैं और पैरेलल होती हैं, और किसके परपेंडिकुलर होती हैं, इस जो दीवार है ऑफिस की इसके परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। ऑफिस मतलब ये टैंक के वॉल के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू टैंक वॉल, ठीक है। ये स्ट्रीम लाइंस यहाँ पे, ठीक। अब बात करते हैं ऑफिस का। अगर हम कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो साइज के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका स्मॉल ऑफिस होता है, एक लार्ज बिग ऑफिस या लार्ज ऑफिस होता है, ठीक है। स्मॉल ऑफिस क्या होता है, जब आपका जो है एच आपका जो है क्या होगा, 5D से कम होगा, मतलब नहीं सॉरी, स्मॉल ऑफिस जब आपका 5D से जो है ज्यादा होगा, स्मॉल ऑफिस या तो उसके बराबर हो, मतलब हाइट आपका जो ये पानी भरा हुआ है एच आपका क्या हो, 5D डायमीटर ऑफ ऑफिस के 5 गुने से ज्यादा हो या उसके बराबर हो तो आपका स्मॉल ऑफिस कहलाएगा। स्मॉल ऑफिस में हम जनरली सर्कुलर शार्प एज जो सर्कुलर शेप का जो है ऑफिस यूज करते हैं, और इसका जो डिस्चार्ज निकाला जाता है वो सीधा एरिया से जो क्या करते हैं, थ्योरेटिकल वेलोसिटी हो गई √2gh, और एरिया से गुणा कर देंगे तो डिस्चार्ज निकल आएगा। लेकिन कोएफिशिएंट आप डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि कुछ लॉसेस के कारण डिस्चार्ज कम हो जाता है, तो वो करके हमारा एरिया डिस्चार्ज निकाल के आता है। इसको अभी हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। अब बिग ऑफिस क्या होता है, लार्ज ऑफिस, जिसमें एच आपका हेड आपका 5D से कम होता है, ठीक है, उसे हम लार्ज ऑफिस कहते हैं। वेलोसिटी देखिए, जब आपका ऑफिस छोटा होगा तो उसके प्रत्येक सेक्शन से जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि स्मॉल ऑफिस से जो है प्रत्येक सेक्शन पर वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, सेम होती है, तो सेम होती है। लेकिन अगर वही लार्ज ऑफिस की बात करें तो प्रत्येक सेक्शन पर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, अलग अलग होती है। और इसमें जो है जो लिया जाता है आपका डिस्चार्ज वो 2/3 CD × V × √2gh h2 की पावर 3/2 - h1 की पावर 3/2। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे आपसे। लार्ज ऑफिस से डिस्चार्ज, फुली ड्रोन्ड ऑफिस से डिस्चार्ज, पार्शली ड्रोन्ड ऑफिस से डिस्चार्ज, ये सब चीजें हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो और देखिए हम ज्यादा डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देंगे, है ना, क्योंकि आपको प्री निकालना बहुत मस्ट है। प्री निकालना कितना मस्ट है मतलब आपको पता होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, मेंस में आप हर चीज सीखेंगे। लेकिन अभी हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि अब देखिए आज कितनी तारीख हो गई, आज 15 तारीख हो गई, आपका पेपर बहुत नजदीक आ गया और सिलेबस अभी पूरा पड़ा हुआ है तो उसको भी पूरा कराना है ना। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए कुछ कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे डिस्चार्ज से हम जब वेलोसिटी ज्ञात करेंगे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। देखिए कोई भी सिचुएशन आइडियल नहीं हो सकती जो रियल में है, मतलब √2gh है वेलोसिटी, अगर आपके √2gh है,
इसका मतलब कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इतना वेलोसिटी प्राप्त हो जा रही है। लेकिन सरफेस के एज से टकराएगा तो वेलोसिटी में कुछ लॉस होगा, कुछ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो है कुछ वेलोसिटी कम होगी, है ना। तो ये चीजें जो होती हैं, तो इसीलिए इसमें जो है वेलोसिटी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, चाहे वो डिस्चार्ज हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, हर चीज में जो है एक कोएफिशिएंट से गुणा कर दिया जाता है, जिससे थोड़ा सा एक्चुअल पता चलता है, एक्चुअल स्थिति में पता चलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होती है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी आप ज्ञात करेंगे और थ्योरेटिकल वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होती है, तो वहां से जब निकालेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकल आएगा। जनरली इसकी वैल्यू 0.95 से 0.99 रखा जाता है, मतलब, लेकिन अगर हम शार्प एज की बात करें तो 0.98 लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए सीबी निकालने का एक डेरिवेशन भी किया जाता है, तो उससे निकल के आता है सीबी बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4yh। एक्स क्या होता है, जहां पे ये जो है जेट निकल के यहाँ पे आके मिल जाते हैं, वहां से इसकी हॉरिजॉन्टल दूरी h, वर्टिकल दूरी y, और इसके सेंटर से फ्री सरफेस की दूरी h होती है, तो वही एक्स स्क्वायर अपॉन 4yh करेंगे तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी निकल के चला आएगा। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कि जब आपका ऑरिफिस का जो एरिया होता है, लेकिन जब देखें जेट निकलता है तो बिना कॉन्ट्रैक्टा पर एरिया कम हो जाता है, इन्हीं दोनों का रेशियो होता है, मतलब एरिया ऑफ जेट एट बिना कॉन्ट्रैक्टा, बिना कॉन्ट्रैक्टा पर जेट का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस, ठीक है। तो कौन सा कम होगा, हमेशा जो है बिना कॉन्ट्रैक्टा पर जेट का एरिया मिनिमम होता है, तो ये कम ही होगा। इसलिए जो सीसी की वैल्यू आती है 0.61 से 0.69 के बीच में आती है, और रखा कितना जाता है 0.62, ठीक, समझ में आया इतना। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी की। सीडी जो आपका होता है वो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, मतलब आपने जैसे एक्चुअली में कितना डिस्चार्ज हो रहा है, थ्योरेटिकल में आपने जो सिद्धांतिक रूप से कह दिया कि सीबी मतलब एरिया, एक्चुअल एरिया मतलब थ्योरेटिकल एरिया इनटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी, लेकिन एक्चुअल में एरिया भी कम हो जाता है और वेलोसिटी भी कम हो जाती है, तो उन दोनों का रेशियो आपका कहलाता है। देखिए जब डिस्चार्ज एक्चुअल करेंगे अपॉन थ्योरेटिकल तो क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी, एक्चुअल एरिया इनटू एक्चुअल वेलोसिटी, और एक्चुअल थ्योरेटिकल वेलोसिटी इनटू थ्योरेटिकल एरिया, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्योरेटिकल, देखिए एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी का रेशियो आपका सीवी कहलाता है, और एक्चुअल एरिया और थ्योरेटिकल एरिया का रेशियो आपका सीसी कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा सीडी बराबर सीसी इनटू सीबी, एक यही हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 0.61 से 0.65 के बीच में होती है, और लिया कितना जाता है 0.62 जनरली। अब हम बात करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस अपॉन एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी। पहले जो है काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ अपॉन एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी, लॉस कितना होगा, थ्योरेटिकल से जो काइनेटिक एनर्जी थी एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी से माइनस कर देंगे, तो जो बीच में गैप हुआ होगा वही तो लॉस हुआ होगा, अपॉन एक्चुअल वाला जो है एक्चुअल होगा। तो देखिए इसको अगर हम भाग देंगे तो बी थ्योरेटिकल का स्क्वायर अपॉन बी एक्चुअल का स्क्वायर सी भी हो जाएगा, लेकिन ये बी एक्चुअल अपॉन बी थ्योरेटिकल होता है, मतलब बी थ्योरेटिकल नीचे चला जाएगा, मतलब 1 अपॉन सी भी आएगा, और ये कट के जो है दोनों 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 अपॉन सी बी का स्क्वायर माइनस 1। ये आपसे कहीं पूछा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 1 अपॉन सी बी का स्क्वायर माइनस 1, या फिर ये चीज पूछा जाता है, दोनों पूछा जाता है। अब पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो है काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ, डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी में लॉस, तो बी थ्योरेटिकल का स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन बी एक्चुअल का स्क्वायर अपॉन 2g माइनस कर देंगे तो वही तो लॉस हुआ। तो यहाँ से बी थ्योरेटिकल स्क्वायर अपॉन 2g को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ फिर से आपका सी भी आ जाएगा। तो h मतलब ये आपका क्या है, ये h क्या है, आपका थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस सी बी का स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं आपसे कि डिस्चार्ज को कैसे जानते हैं। ठीक, डिस्चार्ज अगर ऑफिस से पूछा है, ऑफिस से डिस्चार्ज ज्ञात करने का तो कैसे करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव में जितना इस पहले स्लाइड में था इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि डिस्चार्ज ज्ञात करने पूछ लिया जाता है सिंपल डेटा देखिए, तो आपको फॉर्मूला याद रहे तो आप निकाल लेंगे। दोनों फॉर्मूला हम लिख दिए, उसी दोनों फॉर्मूला से आता है। तो इस पहली स्लाइड को आप पढ़ लेंगे तो जो है मतलब ऑब्जेक्टिव का 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज है। बाकी हम बात कर लेते हैं डिस्चार्ज ज्ञात करने का। ठीक है, तो डिस्चार्ज कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हम स्मॉल ऑरिफिस की बात करें, स्मॉल ऑरिफिस के केस में क्या होता है कि आप क्या करिए, जैसे ये ऑरिफिस है आपकी, तो ऑरिफिस का आप क्या करिए, एरिया निकाल लीजिए आप। ए हो गया मान लीजिए। तो अब डिस्चार्ज क्या होता है आपका, डिस्चार्ज आपका होता है एरिया इंटू वेलोसिटी
लेकिन यहाँ पे 100% नहीं मिलता, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा CD इंटू एरिया इंटू √2GH। ठीक है, H क्या होगा, मान लीजिए आपका ये ऑरिफिस है ना, ये आपका ऑरिफिस है, तो यहां से आपकी हाइट हो जाएगी सेंटर की, कहां, वाटर लेवल तक, मैक्सिमम वाटर लेवल तक, H। ये आपका H होता है, ये आपका स्मॉल ऑरिफिस का हो गया। ठीक है, आप कर ले जाएंगे कि नहीं, कुछ नहीं है इसमें। अब हम बात करें लार्ज ऑरिफिस की। अगर आपका लार्ज ऑरिफिस है तो कैसे 3 इंटू CD इंटू जो भी आता है कैसे आएगा। मान लीजिए आपका ऑरिफिस है लार्ज वाला, ठीक, इसका सेक्शन यहां पे बनाएंगे हम। ये लार्ज ऑरिफिस हो गया आपका, यहां तक पानी इसमें भरा हुआ है। ठीक है, इसकी चौड़ाई V है, यहां तक जो पानी भरा है वो H1 है, यहां तक जो पानी भरा है वो H2 है, मतलब बॉटम तक इसके H1, टॉप तक H2। और अगर हम बात करें इसमें एक पट्टी ले लेते हैं छोटी सी, तो इसकी हाइट यहाँ फ्री सरफेस से स्मॉल h है। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है वो DH है। ठीक, कितना समझ में आया। अब हम अगर इसमें ज्ञात करें Q बराबर क्या होता है, CD इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, यही तो होता है। हम स्मॉल पट्टी से होने वाला डिस्चार्ज ज्ञात कर लेते हैं पहले, तो dq हो जाएगा आपका इंटू CD, एरिया आपका क्या हो जाएगा B इंटू DH, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी √2g स्मॉल h, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें तो हमको पूरे जो है इससे होने वाला डिस्चार्ज पता चल जाएगा, तो कर दीजिए। तो Q बराबर आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा H1 से H2 तक, है ना। तो बात करिए अगर यहाँ पे CD इंटू B इंटू √2g, इतना चीज तो बाहर आ जाएगा आपका, CD B √2g, और ये हो जाएगा H1 से H2 √h DH, है ना। तो क्या हो जाएगा ये Q CD B √2g, ये हो जाएगा H1 की पावर 3/2, मतलब H की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यही तो हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे H1 और H2 हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे Q, तो ये हो जाएगा 2/3 CD B √2g, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2, यही तो हो जाएगा। यही आप हमने जो है आपको फॉर्मूला लिखाया था, ये हो गया। लार्ज ऑरिफिस से डिस्चार्ज कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए, कभी कभी आपका पूछ लेता है कि जो है फुली ड्रोन्ड और पार्शियली ड्रोन्ड, तो फुली डूबी हुई ऑरिफिस का CD इंटू A इंटू √2g से निकाल लेते हैं, 2GH से। लेकिन अगर पार्शियली डूबी हुई है, ठीक है, पार्शियली डूबी हुई है, मान लीजिए आपका ऑरिफिस है, ठीक, और पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम साइड में, तो ये एक ऑरिफिस इसको मान लेंगे आप, इतने पोर्शन को एक ऑरिफिस इसको मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक ऑरिफिस से डिस्चार्ज आप निकाल लेंगे, जो है कैसे, जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, फुली ड्रोन्ड ऑरिफिस, एक से आप क्या निकाल लेंगे, बिना डूबी हुई ऑरिफिस से Q1, और एक हो जाएगा Q2 फुली ड्रोन्ड ऑरिफिस से। ठीक है, इन दोनों को Q1 और Q2 को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल के चला आएगा, जो है आपका फुल पार्शियली ड्रोन ऑरिफिस से डिस्चार्ज निकल के चलाएगा। लेकिन ये कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है, तो इसको जो है ना ही जिक्र करिए तो अभी ज्यादा सही है। और अब हम बात करेंगे आपसे कि अगर कोई टैंक दिया है, टैंक में अगर ऑरिफिस लगी हुई है, तो उस टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टैंक अगर आपका दिया हुआ है, टैंक आपका दिया है, तो मान लीजिए आपका टैंक है, ठीक है, और टैंक में यहाँ पे ऑरिफिस लगा है, और इससे खाली होने में समय जो है कितना लगेगा। मान लीजिए ये हाइट H1 है और ये हाइट H2 है, तो H1 से H2 खाली होने में कितना समय लगेगा, पूरा खाली होने में समय कितना लगेगा। तो देखिए T बराबर होता है 2a CD A √2g, 2a CD A √2g अंडर रूट H1 माइनस अंडर रूट H2। ठीक है, ये आपका कैपिटल A क्या है, टैंक का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉल A क्या है, ऑरिफिस का एरिया, और CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अंडर √2g H1 से H2 हाइट खाली होने में इतना समय लगेगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए एम्प्टी होने में कितना समय लगता है, खाली होने मतलब H2 आपका 0 हो जाएगा, तो T बराबर 2a√h अपॉन CD A √2g। ठीक है, H आपका क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पूरा। ठीक है, ये हो गया आपका टैंक खाली होने में समय। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए एक टैंक से दूसरे टैंक जाने में कितना समय लगेगा,
इसी ऑफिस से एक टैंक से दूसरे टैंक में जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक आपका टैंक ये और एक टैंक ये है ना। तो इस ऑफिस से इस ऑफिस में, मतलब इस ऑफिस से इस टैंक में जाने में समय, अगर आपका H1 से हाइट H2 हो रहा है तो कितना समय लगेगा, है ना। H1 से H2 होने में कितना समय लगेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा। T बराबर 2A1 A2 अपॉन T बराबर 2A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, 2A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2 CD A√2G। कुछ है नहीं अंतर, बस इतना ही है। यहाँ A1 और A2 का अंतर है, आप समझ जाइए इसको, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉरी वहां पे हमने प्लस लिख दिया था, क्या उसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, 2A CD A√2G अंडर रूट H1 माइनस अंडर रूट H2। ठीक है, माइनस में होगा, उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा अंडर रूट H1 माइनस अंडर रूट H2। ठीक, एक टैंक से दूसरे टैंक में जाने में समय आपका यही लग जाएगा। A1 A2 क्या है, इस टैंक का एरिया और इस टैंक का एरिया। स्मॉल a क्या है, ऑफिस का एरिया। H1 से H2 होने में इतना समय लगेगा। ठीक, तो आप ये जो है फॉर्मूला याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आएगा तो इसमें वैल्यू रखने पूछ लिया जाता है, नहीं पूछा जाता है तो केवल इस फॉर्मूले को पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑफिस खत्म हुआ आपका। माउथपीस की बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, और छोटा लेक्चर है, जल्दी पढ़िए, उसके बाद अपने रिवीजन में लगे रहिए आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।